बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा एक संतुलन निर्धारित करने पर एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर अत्यधिक मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का सही प्रयोग कर लेने पर और उत्पादन के लिए जो भी कार्य कर सकते थे, जितना हम मैक्सिमम उसमें लगा सकते थे एफर्ट, सब कुछ कर लेने पर एक स्थिति ऐसी बनी रहती है जब पूर्ति नहीं हो पाती और बाजार में वस्तु की मांग जो है वो अत्यधिक बनी रहती है। कुल मिलाकर हमने देखा कि पूर्ति कम हो जाती है और मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अत्यधिक मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक इसके विपरीत एक ऐसी स्थिति आती है जब वस्तु की पूर्ति बहुत अधिक होती है, उत्पादक बहुत अच्छी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है, लेकिन बाजार में उस वस्तु की मांग ही नहीं हो पाती। तो जब पूर्ति बहुत अधिक होती है लेकिन मांग बिल्कुल कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, तो ये एक ऐसी समस्या आती है जिसे हम कहते हैं अभावी मांग। तो आज हम देखेंगे कि अभावी मांग क्या है, किन किन स्थितियों से निर्मित होती है, क्या क्या इसके कारण हैं और किस हद तक किस तरह से इससे इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि अभावी मांग क्या है, इसके अर्थ को हमने देखा। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो अभावी मांग, जहां पर हम कह सकते हैं कि अब अभावी मांग उत्पन्न होगी, तो सबसे पहली परिस्थिति हम देखते हैं कि मौद्रिक आय इसमें घट जाती है और उत्पादन की मात्रा जो होती है वो स्थिर रहती है। मांग ही नहीं है बाजार में तो उत्पादन को बढ़ाना या घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो वो स्थिर हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब उत्पादन में वृद्धि होती है लेकिन मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। भले ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उत्पादनकर्ता जो होता है वो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाता है, लेकिन लोगों की जो मौद्रिक आय है, मुद्रा के रूप में उनको जो आय प्राप्त हो रही है, वो स्थिर रह जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मांग का अभाव हो जाता है। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है, उनकी मौद्रिक शक्ति बढ़ ही नहीं रही है, तो वो मांग में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तीसरी एक कंडीशन देखने को मिलती है कि मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटते हैं, दोनों में ही कमी आती है, लेकिन मौद्रिक आय अपेक्षाकृत तेजी से घटती है। हालांकि जब उत्पादनकर्ता बाजार का अध्ययन करता है, देखता है, समझता है, तो उसको लगता है कि बाजार में वस्तु की मांग नहीं है, यानी कि अब उसको उत्पादन कम कर देना चाहिए या स्थिर कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो उत्पादनकर्ता जो होता है वो ऐसे कंडीशन में उत्पादन को कम करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे भी अधिक तीव्र गति से वस्तु की मांग घटने लगती है। इसके अपने आप में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी देश काल परिस्थितियां हो सकती है, लोगों की मौद्रिक क्रय शक्ति जो होती है वो कम हो सकती है, तो कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति तो ऐसे बनती है कि उत्पादन यानी कि पूर्ति की अपेक्षा मांग घटते रहती है। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। हमने देखा कि उत्पादन घटा लेकिन उससे कहीं तेजी से मांग घट गई। इसके विपरीत एक स्थिति आती है जब प्रोडक्शन बढ़ता है, मांग भी यहाँ पे बढ़नी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। उस स्पीड में, जिस स्पीड में प्रोडक्शन बढ़ाया गया, जिस स्पीड में उत्पादन किया गया, उस स्पीड में मांग नहीं बढ़ पाई। इसके कुछ कारण रहे होंगे जो भी हम आगे अध्ययन करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जब अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। ओवरऑल ये समस्या तो बनी रहती है कि उत्पादन बढ़ा लेकिन जिस स्पीड में उत्पादन बढ़ा उस स्पीड में मांग नहीं बढ़ पाई। या फिर एक स्थिति बनती है जब मौद्रिक आय घटती है लेकिन उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी मांग नहीं बन पाती बाजार में। इसका एक कारण ये हो सकता है कि मौद्रिक आय, स्थिर वाली बात तो हमने पहले देखी, लेकिन अब स्थिर भी नहीं है, अब मौद्रिक आय क्या है, घट गई है, कम होने लगी है। तो ये एक अभाव की स्थिति, अभावी मांग की स्थिति को जन्म देता है। अब अगर हम बात करें इन सभी बिंदुओं का ओवरऑल क्या असर पड़ता है बाजार में, तो एक
ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब पूर्ति तो पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन वस्तु की मांग जो है वो पूरी तरीके से घट जाती है। इसको हम मांग में कमी या इस स्थिति को हम अस्फीति भी कह सकते हैं। अब ये जो स्थिति होती है अस्फीति की या अभावी मांग की, इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम होता है। अब उत्पादन, क्योंकि उत्पादक जो होता है वो उत्पादन को पहले की अपेक्षा कम कर देता है, तो निश्चित ही वो अपने उत्पादन के जो साधन हैं उनमें भी कमी लाएगा। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इन सब का जो दायरा है वो कम कर देगा। यहाँ पर एक ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसे हम कहेंगे बेरोजगारी। बात करें चाहे अगर हम भूमिपति को लगान प्राप्त होने की, पूंजीपति को ब्याज प्राप्त होने की, श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होने की या संगठनकर्ताओं के वेतन की, यही वो स्थिति है जहाँ पर वेतन में कटौती या हम कह सकते हैं कि छटनी की स्थिति जो उत्पन्न होती है, बेरोजगारी की समस्या जो उत्पन्न होती है वो इसी स्थिति में उत्पन्न होती है। अब क्योंकि एक ऐसी समस्या है जहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो कम होती चली जाती हैं, तो आर्थिक क्रियाओं के कम होने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे हम उसे बेरोजगारी की समस्या कहें, महंगाई की समस्या कहें, जीवन स्तर के गिरने की समस्या कहें, बहुत सारी इस तरह की समस्याओं का जन्म होता है। इससे पहले कि हम आगे इसके विशेषताओं, इसके कारणों पर चर्चा करें, आइए हम इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभावी मांग की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करें। प्रोफेसर कार्बोन के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी अस्फीति की कसौटी होती है। प्रोफेसर पीगू के शब्दों में मुद्रा अस्फीति कीमत स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय तक उत्पन्न होती है जब वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है। तो आपने देखा कि वास्तव में अस्फीति या अभावी मांग एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जहां पर वस्तु की कीमत में लगातार गिरावट आने के कारण उत्पादन कम होने लगता है और उत्पादन कम होने से बेरोजगारी की जो समस्या है वो जन्म लेती है। बात करें अगर हम यहाँ पर उत्पादन के साधनों के आय की, तो जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन के साधनों की डिमांड ही कम हो जाएगी तो उनकी आय में तो कमी आएगी ही। पहले जो उनकी उपलब्धता थी उसकी अपेक्षा अब उनका प्रयोग कम होने लगा है, तो जब उनकी उत्पादन के साधनों की मांग ही कम हो गई तो उनकी जब डिमांड ही कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि उनको दिया जाने वाला जो प्रतिफल है उसमें तो कमी आएगी ही। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इस कंडीशन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसे निर्मित होती है जिसमें सबसे पहले तो आय कम और व्यय ज़्यादा होता है, यानी कि उत्पादन करता है, उत्पादन के साधनों पर व्यय तो करता है, लेकिन क्योंकि बाजार में उत्पादित वस्तु की मांग है ही नहीं तो व्यय ज़्यादा होता है और आय उसकी कम होती है। एक परिस्थिति ये देखने को मिलती है कि वस्तु की कीमतें गिरती हैं, मांग ही नहीं है बाजार में, गोदाम में माल भरा पड़ा हुआ है, पूर्ति पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो बन चुकी वस्तुएं, उनको तो बेचना है उत्पादनकर्ता को, तो फिर वो क्या करता है, कीमत गिराकर फिर किसी भी तरह से वो अपने स्टॉक को क्लियर करना चाहता है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी होती है जो समय के साथ खराब हो जाती हैं, या बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो समय परिवर्तन के साथ साथ उनका मूल्य कम होने लगता है, फैशन परिवर्तन के साथ साथ फिर वो यूजलेस होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक को तो क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये ऐसी एक कंडीशन बनती है जब उत्पादक को या विक्रेता को अपनी वस्तु की कीमतों को गिराना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन में कमी आती है। ये तो हमने पहले भी देखा कि मांग ही नहीं है तो उत्पादन करके क्या करेगा, वो तो अपने पुराने स्टॉक को ही क्लियर करने में लगा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में कमी आती है या उत्पादन में कमी करना पड़ता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या जिसके बारे में हमने बात की वो आती है रोजगार में कमी यानी कि बेरोजगारी की। हमने देखा कि जब अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो गई, बाजार में वस्तु की मांग ही नहीं है, उत्पादन में कमी आ रही है, तो उत्पादन के जो साधन हैं उनको प्राप्त होने वाला जो प्रतिफल है वो तो घटेगा ही। उत्पादन करता जब भी उत्पादन में कमी करता है
सबसे पहला उसका फंडा यही होता है कि उत्पादन के साधनों को वो सीमित कर देता है, श्रमिकों की छटनी करता है, संगठनकर्ता में जो लोग नियोजित हैं संगठन के अंतर्गत उनकी वो छटनी करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्थिति आती है जो बेरोजगारी की समस्या को जन्म देती है। अब अगर हम बात करें अविस्फीति अंतराल की, हमने अत्यधिक मांग की दशा में स्फीति अंतराल के बारे में जाना था, कुछ उदाहरणों के आधार पर उनको समझा था। अगर हम उसको बहुत अच्छे से हमने समझा, हम अगर उसको याद करें तो उससे जस्ट अपोजिट जो स्थिति निर्मित होती है वो अविस्फीति अंतराल की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर कुल मांग की तुलना कुल पूर्ति से की जाती है और कुल मांग और कुल पूर्ति के बीच में जो अतिरेक होता है, सरप्लस होता है, या सीधे शब्दों में हम कहें कि डिफरेंस जो होता है उसको हम अविस्फीति अंतराल कह सकते हैं। सीधी सीधी सी बात है कि मांग जो है वो घटी हुई है, पूर्ति जो है वो बढ़ी हुई है, इसका अगर हम एक अंतराल निकाल लें तो वो अविस्फीति अंतराल कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्थिति है ये इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि यहाँ पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो उपलब्ध जो भी साधन थे उन सभी साधनों को उत्पादन की कुल पूर्ति में लगा दिया गया। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि पूर्ति जो है वो बहुत अधिक हो गई और मांग जो हो गई वो कम हो गई। यही कारण है जो अविस्फीति अंतराल की स्थिति को जन्म दे रही है। बात करें यहाँ पर हम कि इस दशा में होता क्या है, कैसे कंडीशंस निर्मित होती है अविस्फीति अंतराल की कंडीशन में, तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि विनियोग का अवसर न मिलने के कारण यहाँ पर विनियोग घटता जाता है। इन्वेस्ट क्यों करेगा कोई, उत्पादन हो ही नहीं रहा है। जब उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है तो लोग उस प्रोडक्शन में, उस प्लांट में, उस व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो एक समस्या उत्पन्न होती है कि विनियोग का जो क्षेत्र है वो सीमित होता जाता है, घटता जाता है। दूसरी एक स्थिति बनती है जब अतिरेक पूर्ति के कारण कीमत में कमी आती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, सप्लाई इतनी ज़्यादा है, बाज़ार में इतनी ज़्यादा वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनकी मांग ही नहीं है, लेकिन कैसे भी स्टॉक को तो क्लियर करना है, बना हुआ जो माल है उसको तो बेचना है। ऐसे कंडीशन में जो वस्तु की जो कीमतें होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जब हम अत्यधिक मांग या अभावी मांग की बात कर रहे हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समग्र के रूप में जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके एक भाग के अंतर्गत ये आता है। लेकिन हम अपने साधारण जनजीवन से, साधारण आर्थिक व्यवहारों से जोड़कर अगर हम देखें तो हम देखते होंगे कि कुछ एक ऐसे समय होते हैं जब कुछ सब्जियों की कीमतें बहुत हाई फाई हो जाती है, बहुत ऊँची हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि उनका प्रोडक्शन बहुत अधिक होने से बहुत थोड़ी सी कीमत में वो बिकती हैं। बात करें अगर हम साधारण अपने जीवन से जोड़कर इसको देखें तो हम देखते हैं कि बाजार में टमाटर की क्या स्थिति होती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम 50, 60, 70 से भी ज़्यादा में टमाटर को खरीदते हैं, लेकिन कई बार इनकी आवक या इनका उत्पादन, इनकी पूर्ति इतनी अधिक हो जाती है कि एकदम धड़ाम से इसकी कीमत गिर जाती है और वो 10 से 15 रुपये किलो में बिकने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बेचेगा उत्पादक या विक्रेता जो खरीद कर लाया है तो वो वस्तु उसकी खराब हो जाएगी। कैसे भी करके उसको बेचना तो है, अब मांग है नहीं बाजार में, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो कैसे भी अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कीमतों को घटाकर कम कीमत पर बेचता है। ठीक ऐसे ही समग्र अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो अभावी मांग की दशा में वस्तु की कीमतों को कुछ इसी तरह से कम करना पड़ता है। इसी तरह एक स्थिति पे हम गौर करें तो ये होती है कि जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और अवसाद का एक भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता है, लोगों के पास रोजगार नहीं होता, छटनी की जो स्थिति होती है वो समाज में बहुत से लोगों के बीच अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, इस समस्या को जन्म देती है। लोगों के पास जब रोजगार नहीं रह जाता है, किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं रह जाता है, तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो अपने परिवार के जीवन यापन की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की होती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन बनती है जब लोगों में अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो आइए अविस्फीति अंतराल की इन सभी दशाओं को क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, इन पूरे तथ्यों को एक उदाहरण के द्वारा, एक रेखा चित्र के द्वारा और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करें। अविस्फीति अंतराल को समझने के लिए
हम जिस रेखा चित्र का निर्माण करेंगे उसमें ओ एक्स अक्ष पर अर्थव्यवस्था की कुल आय और ओ वाई अक्ष पर कुल व्यय को दिखाया जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री वाली एक रेखा ए एस कुल पूर्ति वक्र है और कुल मांग वक्र ए डी इस कुल पूर्ति वक्र के साथ प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर रखती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ई बिंदु ही वो बिंदु है जहां पर आय का निर्धारण होता है, या चित्र के अनुसार कहा जाए तो ओ एम आय का निर्धारण होता है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो संतुलन है ये पूर्ण रोजगार आय स्तर पर होता है, तो इसके बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाकर वास्तविक आय में वृद्धि करना संभव नहीं है, क्योंकि पहले से ही मांग है नहीं वस्तु की और फिर से उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो कोई अर्थ इसका नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर विनियोग में कमी या फिर सरकारी व्यय में कमी के कारण कुल मांग या कुल व्यय में कमी होती है तो इसके परिणाम स्वरूप कीमत में भी कमी होगी। तो इस प्रकार इस रेखा चित्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि अगर कुल मांग कम होकर AD1 हो जाती है तो कुल मांग कुल उत्पादन से कम होने के कारण अविस्फीति की दशा को उत्पन्न करती है। ये जो कुल मांग है ये कुल पूर्ति से कितनी कम होगी इसे ही प्रोफेसर कीन्स ने अविस्फीति अंतराल कहा है। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि AD1 कुल मांग और कुल व्यय NM1 है, जबकि कुल पूर्ति अथवा उत्पादन E1M1 है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का अंतर NE1 ही अविस्फीति अंतराल है। तो आपने देखा कि अविस्फीति अंतराल क्या है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह से ये जन्म लेती है। अभावी मांग के अंतर्गत हम अविस्फीति अंतराल को जान रहे थे। अब आइए देखते हैं कि अभावी मांग के कारण क्या हैं, क्यों ये समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले इसका कारण है सरकार द्वारा मुद्रा यानी कि करेंसी की पूर्ति जो होती है उसमें कमी हो जाती है। हमने अत्यधिक मांग की दशा में देखा था कि बहुत अधिक करेंसी निकाल देने पर भी अत्यधिक मांग की समस्या उत्पन्न होती है। उससे जस्ट अपोजिट अगर हम सोचें तो कई बार सरकार कई कारणों से मुद्रा का जो निर्गमन होता है, हमने पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ा था कि किस प्रकार सेंट्रल बैंक जो होता है विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करेंसी का निर्गमन करता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है जब इस तरह की करेंसी का जो निर्गमन होता है, मुद्रा का जो निर्गमन होता है वो कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के हाथ में जो क्रय शक्ति होती है वो घटने लगती है और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो अभावी मांग को जन्म देती है। दूसरे इसके कारण की हम बात करें तो ये हो सकता है कि बैंक द्वारा साख घटाने पर हमने अत्यधिक मांग में देखा था कि मांग को बैलेंस करने के लिए बैंक जो है वो अपनी साख को कम करे, लोगों को ऋण देना कम करे, ब्याज बहुत ज़्यादा लगा दे तो लोग ऋण नहीं लेंगे। इससे जस्ट अपोजिट अगर हम सोचें तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है अभावी मांग की, कहीं ना कहीं वो यही इसी कारण से होती है। बैंक जो है अपनी साख को घटाने लगती है, लोगों को उधार देना कम करने लगती है, लोग उधार ना लें इसलिए ब्याज में वो बढ़ोतरी कर देती है। अब अगर लोगों के पास उधार नहीं आ पाता है, ऋण या कहीं से भी जहाँ से वो पैसा लेना चाहते थे वो नहीं आ पाता है, तो उनकी जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी वो कम होने लगती है, घटने लगती है और यही जो कमी है मुद्रा की वो अभावी मांग को जन्म देती है। तीसरा अगर हम बात करें सार्वजनिक व्यय की, तो सार्वजनिक व्यय में कई बार सरकार कमी करती है। हमने अत्यधिक मांग में देखा था कि सरकार जो है वो सार्वजनिक व्यय बहुत ज़्यादा करती है, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, सब में इतना व्यय कर देती है सरकार कि जनता को व्यय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम उसका अपोजिट देखें तो यहाँ पर हम इसकी स्थिति को देखते हैं कि सरकारी व्यय जो है वो कम होने लगते हैं, तो जनता के जेब से भी वहाँ पर पैसा निकलने लगता है जहाँ सरकार का पैसा लगता था या लगना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में ओपन मार्केट में जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है, तो सरकारी व्यय में कमी या सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय में कमी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।
इसी तरह एक कारण हो सकता है कि बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि। कई बार ऐसी योजनाएं आती है, विनियोग के ऐसे माध्यम आ जाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना, ज़्यादा से ज़्यादा विनियोग करने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसी स्थिति जन्म लेती है कि लोग अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचत करने में ही लगा देते हैं। मार्केट से वो बहुत कम सामान खरीदते हैं या अपनी जो उनकी खर्च जो होता है, उनका जो व्यय होता है, उसको वो सीमित कर लेते हैं, घटा लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो जब वो बचत करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्ट तो बढ़ता है, जहाँ पर वो बचत कर रहे हैं, जहाँ पर वो जमा कर रहे हैं, वो चीज़ें तो बढ़ती हैं, लेकिन मार्केट में अगर मांग की अगर हम बात करें तो वो घट जाती है। लोग सारा का सारा पैसा बचा कर ही रखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बचत की जो प्रवृत्ति होती है, जमा करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये भी कहीं ना कहीं अभावी मांग का कारण बनती है। वैसे ही अगर हम बात करें करों में वृद्धि की, तो जो भी आय है लोगों की, उसका एक बड़ा हिस्सा तो टैक्स देने में चला जाता है। बाकी वो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते ही हैं। उसके बाद हम जिन वस्तुओं के मांग के अभाव की बात करते हैं, उसका कारण ये होता है कि अपने अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद और टैक्स दे देने के बाद ऐसी धनराशि बचती नहीं है कि मार्केट में जो मांग है उसको संतुलित किया जा सके, तो अभावी मांग की स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती है। एक बात हम यहाँ पर और कह सकते हैं कि बैंक दर में वृद्धि से विनियोग में कमी। हमने देखा कि साख घटाने लगते हैं बैंक, बिल्कुल उसी तरह हम देखें तो बैंक दर में जो वृद्धि होती है, बैंक दर में बैंक में पैसा जमा करने से जो प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो बैंक में अपने पैसे को जमा करके रखने की होती है। उनको लगता है कि बैंक में ब्याज मिल रहा है, बैंक में अगर पैसा है तो भविष्य में बढ़कर मिलेगा। तो ये एक जो उनकी प्रवृत्ति होती है वो उनको मार्केट में पैसा खर्च करने से रोकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, अभावी मांग का कारण बनती है। और साथ ही निर्यात में कमी। कई बार हम अत्यधिक मांग को रोकने के लिए या संतुलित करने के लिए निर्यात को रोक देते हैं, लेकिन यही जो समस्या है अत्यधिक मांग का जो निदान करती है, वही कहीं ना कहीं अभावी मांग के उत्पन्न होने का कारण बन जाती है। अभावी मांग के कारणों के बाद अगर हम बात करें इसके प्रभाव की, तो जिस तरह से अत्यधिक मांग के प्रभाव को हमने अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करके देखा, वैसे ही अभावी मांग को भी हम अलग अलग आधार पर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभावी मांग के उत्पादन पर प्रभाव की। जब मार्केट में, बाजार में अभावी मांग की समस्या उत्पन्न होती है तो वास्तव में प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, सीधी बात है कि उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है। मार्केट में वस्तु की मांग ही नहीं है, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, तो उत्पादक क्यों उसका प्रोडक्शन करेगा। तो वो अपने उत्पादन को रोक देता है, स्थिर कर देता है या फिर पहले की अपेक्षा कम कर देता है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि अभावी मांग की जो स्थिति है वो उत्पादन में कमी करती है। दूसरा, अगर हम देखें तो उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग यहाँ पर नहीं हो पाता है। उत्पादन क्षमता के अगर हम बात करें तो एक उत्पादक के पास, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो देश में उत्पादन के लिए जो सुलभ साधन है, जो कच्चे माल हैं, जो टेक्निक है, होने के बावजूद भी उनका पूरा का पूरा दोहन, पूरा का पूरा उपयोग हम नहीं कर पाते, क्योंकि मांग ही नहीं है बाजार में। तो उत्पादन करके माल को स्टॉक करके रोक के रखने का कोई महत्व ही नहीं है। तीसरा एक असर ये भी पड़ता है कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। दोनों को हम कोरिलेट करें तो लगभग एक सी ही बात लगती है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साधन जो होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उन पांचों साधनों का वास्तव में जितना उपयोग, जितना सही उपयोग हो सकता था वो नहीं हो पाता है। इसी तरह एक बात ये भी आती है कि फर्में जो होती है बहुत सी, वो बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती। एक ही तरह के उत्पादन की बहुत सारी फर्म, आप देखते होंगे कि मोबाइल की अगर एक कंपनी है तो मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल अगर एक प्रोडक्ट है तो मोबाइल से रिलेटेड
कई कंपनियां मार्केट में होती हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें जो है बारिश में हम यूज़ करते हैं रेन कोट का, गर्मियों में हम यूज़ करते हैं एसी कूलर का। इस तरह से हमारे व्यवहारिक जीवन में यूज़फुल जो चीज़ें होती हैं उनकी कई कंपनियां, कई ब्रांड जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब इस तरह से अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न होने लगती है तो बहुत सी ऐसी फर्में, बहुत से ऐसे ब्रांड जो कंपनी जो प्रवेश करने वाले थे मार्केट में, स्थापित होने वाले थे, वो कहीं न कहीं स्थापित नहीं हो पाते हैं क्योंकि मांग ही नहीं रह जाती बाज़ार में। तो वो मार्केट में प्रवेश करके कैसे अपनी स्थिति को बना पाएँगे, ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके साथ-साथ एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि उत्पादनकर्ताओं को बहुत हानि होती है, एक निराशा, एक अवसाद की स्थिति जन्म लेती है उनके अंदर। भविष्य में फिर वो इस तरह से उत्पादन करने की स्थिति वो नहीं रह पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया उसमें जो उन्होंने साधन लगाए, उनका जो प्रतिफल लगाया, यानी कुल मिलाकर हम कहें कि उत्पादन की जो लागत आई वो ही उनसे वसूल नहीं हो पाती है। तो भविष्य में फिर वो प्रोडक्शन करने, उत्पादन करने का साहस नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर उत्पादनकर्ताओं में एक निराशा, एक अवसाद की स्थिति जन्म लेती है। ये तो हमने उत्पादन के प्रभाव की बात की। अब अगर हम बात करें अभावी मांग का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभी तक हमने अभावी मांग के बारे में जितना समझा, जितना जाना, उससे हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इस स्थिति में रोजगार घट जाता है, कम हो जाता है और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि हमने देखा कि उत्पादक जो है वो अपना उत्पादन स्थिर कर लेता है या फिर अपने उत्पादन को पहले की अपेक्षा कम करने लगता है। अब ऐसी कंडीशन में वो नई नियुक्ति तो करेगा नहीं, नए श्रमिकों या संगठनकर्ताओं की भर्ती करेगा नहीं, लेकिन उत्पादन में कमी के कारण एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब वो अपने लोगों की, श्रमिकों की, संगठनकर्ता जो लोग होते हैं उनमें छटनी करने लगे। तो बहुत एक भयंकर बेरोजगारी की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है अभावी मांग के कारण। और केवल बेरोजगारी ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मजदूरी दर में कमी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो मजदूरी की जो दर थी वो ऑलरेडी कम थी, इसीलिए तो अभावी मांग की समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन अभावी मांग की समस्या उत्पन्न हुई इसलिए उत्पादन कम करना पड़ रहा है, मजदूरों को कम नियोजित करना पड़ रहा है, कम काम करवाना पड़ रहा है कम प्रोडक्शन के कारण, तो उनकी मजदूरी को फिर से कम कर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर यही समस्याएं अभावी मांग और कम मजदूरी दर दोनों में आपस में बनी रहती हैं। ये तो हमने बात कही रोजगार के क्षेत्र में। अगर हम देखें अभावी मांग के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले भी हमने देखा कि ऐसे कंडीशन में वस्तु की जो कीमतें होती हैं गिर जाती हैं। एक तो पहले ही कोई नहीं खरीद रहा है बाजार से वस्तुओं को, पहले से ही अभावी मांग है। अब अगर उनको बढ़ाया जाए, बढ़ाने की सोचा जाए तो और ज़्यादा मांग कम हो जाएगी। तो कैसे भी करके स्टॉक क्लियर करना है, माल को निकालना है, माल को बेचना है, तो जाहिर सी बात है कि मूल्यों में गिरावट करनी ही पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कीमत पर क्या असर पड़ता है कि कीमतें जो होती है वो गिरने लगती हैं, घटने लगती हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मूल्यों के कारण एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर कि कीमतें घटने से उत्पादकों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। जैसे हमने देखा कि उनमें निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ उनके साहस में कमी आती है। भविष्य में वो इस तरह के व्यापार को करें या ना करें, इतनी धनराशि उसमें नियोजित करें या ना करें, इस तरह की जो समस्याएं होती है ये जन्म लेती हैं।